बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ चंद मज़ीद सवालात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया है कि तकरीबन 100 साल पुराना रिकॉर्ड यानी दादा की जायदाद थी, वो उसको ट्रेस करना चाह रहे हैं और कहते हैं कि शजरा हमारे पास मौजूद है, तो क्या ये अनफ है, उसमें दादा का नाम और उनके वालिद का नाम मौजूद है, तो हमें क्या फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जनाब, जितना मैक्सिमम रिकॉर्ड आप निकलवा सकते हैं, आप उस टाइम की जमा बंदी, फिर उससे कबल की जमा बंदी, फिर मिसल हकीयत, जब भी बंदोबस्त हुआ उस वक़्त का रिकॉर्ड, फील्ड बुक, इसी तरीके से मसावी, ताकि मैक्सिमम रिकॉर्ड आपको अपनी जायदाद के बारे में अवेलेबल हो। उससे एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में बनेगी कि टोटल रकबा कितना था, कौन कौन से खसराजात थे, उनकी लोकेशन क्या थी। जब आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, और आपको, अगर आप अदालत का रुख करते हैं, केस करते हैं, तो आपको फिर केस की पैरवी में भी आसानी होगी। रस्ते में बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये डॉक्यूमेंट आप सर्च करें, अब फलां लेके आए, बल्कि आपको पता होगा जितना मुतलका रिकॉर्ड है वो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ये भाई पूछते हैं कि मुश्तरका ज़मीन है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे खसरे हैं, उसमें से कुछ रोड के ऊपर है, तो क्या उस रोड वाली ज़मीन में हम हिस्सा ले सकते हैं। तो जनाब, आपकी मलकियत है, उसके अंदर आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए वही बात कि आपको तकसीम में जाना पड़ेगा, और तकसीम भी किधर करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस ज़मीन की नोयत क्या है, वो ज़रई है या वो कमर्शियल सकनी वगैरह क्या है। उस हिसाब से फिर आप के फोरम का तयन होगा। बाकी ये इन ट्रेंड यही है कि अगर आप महकमा माल में जाएं तो वो ये कहते हैं कि जिसका जिधर कब्जा है उसके कब्जे को हम बहाल रखेंगे। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि एक शख्स जो है वो तमाम रोड पे काबज हो जाए, कीमती रकबे पे वो काबज हो जाए, और बाकी शरीक खाता जो है उनके लिए कम कीमत रकबा छोड़ दिया जाए। ऐसा भी नहीं होता, बल्कि ये कंसिडर किया जाता है कि जमीन की वैल्यू क्या है। एक बंदा करोड़ों की जमीन जमीन पे बैठ गया है और बाकियों को उसने बिल्कुल वो जमीन जो चंद हजार या लाख की है उस पे उसने बिठा दी है, तो ये नहीं चलता। क्योंकि असूली तौर पे यही है कि जो जितना बड़ा मालिक है उसको जमीन में उतना ही शेयर मिलना चाहिए। एटलीस्ट जिसको जो कुछ मिला है उसकी वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। आगे ये भाई पूछते हैं कि दादा से डायरेक्ट पोते को प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो जनाब, बात यह है कि जब दरमियान में वालिद जिंदा हो फिर तो प्रॉपर्टी मिलेगी वालिद को। अलबत्ता अगर वालिद मौजूद नहीं है तो फिर जो उस वालिद का हिस्सा बनता था वो पोते और पोतियों को मिलेगा दादा की वफात की सूरत में। बाकी अगर दादा भी जिंदा है, वालिद भी जिंदा है, पोता भी मौजूद है, तो दादा अगर चाहता है कि पोते को कुछ देना तो वो दे सकता है। वो फिर गिफ्ट करेगा, वो चाहे तो सारी प्रॉपर्टी कर दे, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि वो अपने सेंसेस में हो, होशो हवास में वो अपना स्टेप उठाए। नेक्स्ट ये भाई पूछते हैं कि गवर्नमेंट को जमीन हिबा की और किसी खास मकसद के लिए, गालबन इन्होंने कहा कि स्कूल बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने वो नहीं बनाया तो क्या हम वो वापस ले सकते हैं। और इस बात को भी मतलब ऑलमोस्ट 100 साल गुजर गए हैं। अब आपने जिक्र किया हिबा, ये तो मुझे नहीं इसकी समझ आ पाई, क्योंकि गवर्नमेंट को आप अगर प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट आपसे एक्वायर करेगी, खरीदेगी, या आप किसी इदारे के नाम वक्फ करेंगे, किसी मकसद के लिए वक्फ करेंगे प्रॉपर्टी। हिबा तो आमतौर पे किसी एक शख्स को किसी खिदमत या उससे मोहब्बत में आप उसको देते हैं, और गवर्नमेंट को हिबा में भी हो सकता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। कभी सुना नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना। तो बहरहाल वक्फ या आप अदरवाइज एक आपसे एक्वायर की जा सकती है प्रॉपर्टी। रही बात कि जिस मकसद के लिए ली गई है वो मकसद अगर पूरा नहीं किया तो आप बिल्कुल फिर क्लेम कर सकते हैं कि ये हमें वापस की जाए, क्योंकि मकसद पूरा नहीं हुआ। और इसमें एक जजमेंट मेरी नज़र से गुजरी, उसमें भी ऐसा ही था कि गवर्नमेंट ने एक्वायर की लैंड एक कॉलोनी बनाने के लिए, यानी जो 7 मरले 10 मरले के प्लाट्स वगैरह जो लोगों को अलॉट किए जाते हैं, तो उस मकसद के लिए जमीन ली गई। लेकिन जब उसको उस पे वो ना किया गया जिस मकसद के लिए जमीन ली गई थी, तो जिन लोगों से एक्वायर की गई वो अदालत में आ गए कि क्योंकि गवर्नमेंट ने मकसद पूरा नहीं किया, लिहाजा ये जमीन वापस मिलनी चाहिए।
تو اس میں بھی پھر یہی ہوا کہ عدالت نے گورنمنٹ سے کہا کہ یا تو آپ وہ مقصد پورا کریں، اور اگر آپ وہ مقصد پورا نہیں کرتے جس کے لیے لی گئی تھی، تو پھر آپ یہ زمین یہ واپس کریں گے۔ انہیں پھر ٹائم دیا گیا گورنمنٹ کو کہ اتنے ٹائم میں یا آپ یہ ایکشن لیں، ادروائز آپ یہ زمین لوٹائیں ان جو مالکان ہیں ان کو۔ تو آپ کے بھی کیس میں پھر یہ ہو سکتا ہے۔ باقی نیکسٹ اس میں جناب یہ کہ تعمیل مختص کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی جب آپ اسٹامپ پہ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کا کیس اگر عدالت میں چلا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو اس میں بیسیکلی میں نے ان بائی کا فیس کے متعلق تھا، تو جناب ایک آپ نے کورٹ فیس عدالت میں دینی ہے۔ جب اس طرح کا دعویٰ عدالت میں کیا جاتا ہے تو 15,000 روپے کورٹ فی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہو وہ آپ کو عدالت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ دونوں پارٹیز جا سکتی ہیں، ایک وہ جو بیچنے والا ہے، اگر خریدنے والا پرے ہٹ گیا ہے تو پھر بیچنے والا عدالت میں جائے گا کہ اسے کہا جائے کہ میرے سے یہ زمین خریدے، باقی اماؤنٹ دے، اور اگر بیچنے والا پرے ہٹ گیا ہے تو پھر جو خریدنے والا ہے وہ جا سکتا ہے کہ جناب اس کو بولا جائے کہ یہ بیان دے اور زمین میرے حوالے کرے، باقی پیسے یہ مجھ سے لے۔ آگے جناب ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو ریپیٹڈلی ان دنوں پوچھا گیا، اور وہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی اولاد نہیں تھی، اب اس متوفی کا بھائی بھی موجود ہے اور اس کے بھتیجے بھی موجود ہیں، یعنی ایک اور اس کا بھائی تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اب ایک بھائی زندہ ہے، اور جو فوت ہو چکا ہے بھائی اس کی اولاد موجود ہے، یعنی اب متوفی کا بھتیجا بھی موجود ہے اور متوفی کا بھائی بھی موجود ہے، تو پراپرٹی کس کو ملے گی؟ تو جناب ایسی صورت میں صرف جو بھائی زندہ ہے پراپرٹی اس کو مل جائے گی، بھتیجوں کو، متوفی کے بھتیجوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی چچا اور بھتیجے کے درمیان جب پراپرٹی کا ہونا ہے تو پراپرٹی جائے گی اس چچا کی طرف جو متوفی کا بھائی ہے، اور متوفی کے بھتیجے وہ کچھ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اس میں بالکل کیونکہ اس میں کنفیوژن رہتی ہے، اکثر لوگوں کا یہ سوال اس حوالے سے آیا ہے، اگر بہن بھی زندہ ہے تو وہ لے گی، بھائی لے گا، لیکن بھتیجے بھتیجیاں انہیں کچھ بھی پراپرٹی نہیں ملے گی، بانجے بانجیاں ان کو تو ویسے ہی نہیں ملتی، اور بھتیجے وہ بھی اس کی موجودگی میں نہیں لے سکیں گے۔ یہ چند سوالات تھے جن کو میں نے کوشش کی یہاں بیان کروں، باقی انشاءاللہ پھر